जी, आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज के लेक्चर में हमने चैप्टर 12 के दो लर्निंग ऑब्जेक्टिव स्टडी करने हैं, नॉन करंट लायबिलिटीज़ या लॉन्ग टर्म बोरिंग्स और इंटरेस्ट एक्सपेंस एंड इंटरेस्ट इनकम। और इसके बाद हम जो टेस्ट 7 है हमारा उसको डिस्कस करेंगे क्लास में। चैप्टर 12 इनिशियली प्लान था मेरा कि आज ये कंप्लीट कर दिया जाए, लेकिन चूँकि आप लोगों का आज कोई पेपर है, हाँ जी, राइटिंग स्किल्स का, उस वजह से कंप्लीट नहीं कर रहा। आज मैं सिर्फ दो लर्निंग ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहा हूँ। उसके बाद एक हमारा इक्विटी का लर्निंग ऑब्जेक्टिव रह जाएगा, वो थोड़ा सा टेक्निकल है, उसमें बिजनेस लॉ के कुछ कंसेप्ट्स यूज़ होते हैं, तो वो फिर मैंने कल पे शिफ्ट कर दिया। तो कल हमारा इंशाल्लाह ये चैप्टर 12 कंप्लीट हो जाएगा। आज के लेक्चर में हमने एक तो सब्सटेंटिव प्रोसीजर पढ़ने हैं, उसके बाद टेस्ट 7 को डिस्कस करेंगे। तो पहले सब्सटेंटिव प्रोसीजर डिस्कस करते हैं। प्रोसीजर हम स्टडी करने जा रहे हैं दो एरियाज़ के, नॉन करंट लायबिलिटीज़ या लॉन्ग टर्म बोरिंग, क्योंकि असल में जो नॉन करंट लायबिलिटीज़ होती हैं वो इन मोस्ट केसेस बोरिंग्स ही होती है, बैंक से लोन लिए गए होते हैं, वही हमारी नॉर्मली नॉन करंट लायबिलिटीज़ होती हैं। तो एग्जाम में नॉन करंट लायबिलिटी का वर्ड यूज़ करें या लॉन्ग टर्म बोरिंग का वर्ड यूज़ करें, बोरिंग्स का वर्ड यूज़ करें सिंपल, तो ये प्रोसीजर जो हम स्टडी करने जा रहे हैं उन पे एप्लीकेबल होंगे। और फिर इंटरेस्ट एक्सपेंस या इंटरेस्ट इनकम, चूँकि बोरिंग से रिलेटेड है इंटरेस्ट एक्सपेंस, इसीलिए इन दोनों को इकट्ठा हम कवर करेंगे। इंटरेस्ट एक्सपेंस के प्रोसीजर और इंटरेस्ट इनकम के प्रोसीजर्स एक जैसे ही हैं, एनालिटिकली हम एविडेंस ऑब्टेन करते हैं इनके ऊपर। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस और इंटरेस्ट इनकम के प्रोसीजर्स तकरीबन एक जैसे ही है, लेकिन क्योंकि ज़्यादातर जो सिचुएशंस हमें एग्ज़ाम में फेस करना पड़ती है, पड़ सकती है, वो इंटरेस्ट एक्सपेंस की है, तो हम इंटरेस्ट एक्सपेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन करेंगे, लेकिन वो इक्वली एप्लीकेबल होगी इंटरेस्ट इनकम के ऊपर में। तो पहले एरिया आज का नॉन करंट लायबिलिटीज़ या बोरिंग्स, वो लोन जो हमने लिए हैं, जो हमने लिए हैं बैंक से। अगर किसी पार्टी ने हमसे लिए हैं, यानी हमने किसी पार्टी को कोई एडवांस लोन वगैरह दिए हैं, तो वो बोरिंग्स नहीं कहलाएंगी, वो हमारे लिए बोरिंग्स नहीं है, वो तो हमने आगे उस पार्टी को एडवांस, उसको वेरीफाई करने के लिए शायद प्रोसीजर हमने स्पेसिफिकली नहीं पढ़े, लेकिन रिसीवेबल से रिलेटेड जो प्रोसीजर्स हैं वो उससे रिलेट कर रहे हैं उस केस से। लेकिन ये याद रखिए, ये सिचुएशन कौन सी है नॉन करंट लायबिलिटी या बोरिंग की, जो हमारे क्लाइंट ने लोन लिए हुए हैं, दिए नहीं, लिए हैं क्लाइंट ने, यानी लायबिलिटी है हमारे क्लाइंट के लिए, ये लायबिलिटी है। तो कह रहे हैं कैसे हम वेरीफाई करेंगे उन बोरिंग्स को, उन लोन को जो हमारे क्लाइंट ने लिए, उसकी लायबिलिटी साइड पे आ रहे हैं। सबसे पहले वो कह रहा है कि आप लिस्ट लीजिए और एग्री करें। लिस्ट कौन सी लेनी है क्लाइंट से, भाई कितनी बोरिंग्स लिया टोटल, 2, 4, 8, 10, 12, जितनी भी बोरिंग है उन सबकी लिस्ट लें। एग्री किससे करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ। फिर क्या करना है, ऑब्टेन शेड्यूल ऑफ मूवमेंट्स ड्यूरिंग द ईयर। मूवमेंट्स ड्यूरिंग द ईयर, ये मूवमेंट का लफ्ज आपने इससे पहले सुना है कभी? मूवमेंट ड्यूरिंग द ईयर का मतलब क्या होता है कि इन लोन्स में ड्यूरिंग द ईयर जो भी चेंज आया है, यानी लोन इंक्रीज हुए हैं या रीपेमेंट होने की वजह से डिक्रीज हुए हैं, उसकी हमें समरी बना दें। ये समरी मैं आपके सामने एक ब्रीफ सी समरी बना देता हूँ कि मूवमेंट होती क्या है, इससे आपको प्रोसीजर समझने में आसानी होगी। और ये मूवमेंट सिर्फ लोन नहीं बल्कि और भी बहुत से एरियाज में बनाई जा सकती है। यहाँ पे मूवमेंट बना रहे हैं हम, किसकी मूवमेंट बना रहे हैं, बोरिंग्स की। इसमें सबसे पहले तो बैंक नेम आ जाएगा जिससे बोरिंग की है हमने। इसके बाद असल जो मकसद है बोरिंग का, ये मूवमेंट बनाने का, वो ये है कि यहाँ पे हमें ओपनिंग बैलेंस लिखा होगा, फिर इसके बाद न्यू बोरिंग्स ड्यूरिंग द ईयर, न्यू बोरिंग्स,
फिर इसके बाद रीपेमेंट्स, कितनी रीपेमेंट्स की, और फिर क्लोजिंग बैलेंस आएगा। इस साइड पे वन बाय वन बैंक आ जाएगा, जैसे यूबीएल, फैसल बैंक, एमसीबी, बैंक ऑफ पंजाब और दूसरे जो भी बैंक्स हैं। इसका अमाउंट होगी। अब हो सकता है कुछ केसेस में ओपनिंग बैलेंस कोई नहीं, ड्यूरिंग द ईयर कोई लोन लिया गया, कोई रीपेमेंट थोड़ी सी कर दी गई और क्लोजिंग बैलेंस आ गया। सम टाइम होगा ओपनिंग बैलेंस कोई नहीं है, ड्यूरिंग द ईयर ही लोन लिया गया, ड्यूरिंग द ईयर ही लोन लिया गया, कुछ थोड़ी बहुत रीपेमेंट हो गई, ये क्लोजिंग बैलेंस। सम टाइम ऐसा होगा कि ओपनिंग बैलेंस है, ड्यूरिंग द ईयर कोई मजीद बोरिंग नहीं की गई और पूरे का पूरा लोन रीपे कर दिया गया, क्लोजिंग बैलेंस ने। यानी ये भी हो सकता है, ये तीन पॉसिबिलिटीज क्या दिखाई हमने, कि हो सकता है कभी लोन शुरू में नहीं था, साल के दौरान में लिया, क्लोजिंग बैलेंस में आ गया। सम टाइम शुरू में होता है, साल के दौरान सारा पे कर दिया, क्लोजिंग नील हो गया। सम टाइम साल के शुरू में भी होता है, कुछ ना कुछ न्यू लोन या रीपेमेंट्स भी होते हैं और क्लोजिंग भी आ रहा होता है। ठीक है, ये डिफरेंट वेरिएशन पॉसिबल है। ठीक है, किसी बैंक से हमने शुरू में, साल के शुरू में लोन नहीं लिया होता, ड्यूरिंग द ईयर लोन लेते हैं, क्लोजिंग बैलेंस आ रहा होता है। सम टाइम शुरू में लोन लिया होता है, ड्यूरिंग द ईयर सारा रीपे कर देते हैं, क्लोजिंग नील आ रहा होता है। सम टाइम ओपनिंग भी होता है और क्लोजिंग भी होता है। सिचुएशन समझ आ रही है ना? यानी कभी ओपनिंग होगा, क्लोजिंग नहीं होगा, कभी ओपनिंग नहीं होगा, क्लोजिंग होगा, कभी ओपनिंग भी होगा और क्लोजिंग भी होगा। डिफरेंट पॉसिबिलिटीज। एंड पे उसने हमें टोटल करके क्लाइंट ने दे दिया होगा कि सर ये हमारे टोटल बैलेंसेस हैं, ये ओपनिंग बैलेंस थे, इतनी पेमेंट्स हुई, इतना क्लोजिंग बैलेंस। अब कंसेप्चुअली देखिए, ओपनिंग बैलेंस पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आ रहा होगा मैच कर, और इस साल में ओपनिंग, क्लोजिंग बैलेंस इस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आ रहा होगा, लायबिलिटीज में। और जो न्यू बोरिंग्स और रीपेमेंट्स हैं, ये बेसिकली टी अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो रही होती हैं। ये टी अकाउंट को सम करके उसने हमें यहाँ पे प्रेजेंट कर दिया। ये कंसेप्ट है मूवमेंट का। जी, मूवमेंट का कंसेप्ट समझ आ गया। अगर आपने मूवमेंट के कंसेप्ट को समझ लिया तो समझ लीजिए कि नॉन करंट लायबिलिटी सारी समझ आ गई आपको कि करना क्या है। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे हमने फिक्स एसेट शेड्यूल बनाया था। फिक्स एसेट शेड्यूल अगर समझ आ जाए तो उसके बहुत से प्रोसीजर क्लियर हो जाते हैं। अब अगर आपने ये शेड्यूल वेरीफाई करना, मुझे ये बताइए, ओपनिंग बैलेंसेस को किससे वेरीफाई करेंगे? ये वाला जो कॉलम है, ओपनिंग बैलेंस के साथ, पिछले साल के क्लोजिंग के साथ कह लें, या इस साल के ओपनिंग के साथ कह लें। कंपैरेटिव में आ रहा होगा, लोन इतना था। पहला जो स्टेप है वो क्या था? वो ये वाला क्लोजिंग बैलेंस लेके, जो कि लायबिलिटीज में आ रहा है, लिस्ट लेके इसको एग्री किया था हमने लायबिलिटीज के साथ। अब उधर क्या लिखा हुआ आगे प्रोसीजर, उसको छोड़ें, इसके ऊपर फोकस कीजिए। आप अगर क्लोजिंग बैलेंस को कंफर्म करना चाहते हैं, इसका मतलब है हमें कंफर्म करना पड़ेगा ये तीनों फिगर्स ठीक है कि नहीं। ठीक, ये तो टैली होगी ओपनिंग बैलेंस से। न्यू बोरिंग्स को कैसे वेरीफाई करेंगे? शाबाश, लोन एग्रीमेंट के साथ। और क्या हमें अप्रूवल चेक करनी चाहिए कि डायरेक्टर्स ने अप्रूवल लिया? आपने लॉ में पढ़ा होगा कि जब कभी लोन लेते हैं तो डायरेक्टर्स की अप्रूवल की जरूरत होती है, और कुछ केसेस में शेयर होल्डर्स की अप्रूवल की भी जरूरत होती है। जैसे डायरेक्टर्स को लोन देना हो या किसी कंपनी, उसी तरह अगर लोन लेना है उसके लिए भी अप्रूवल की जरूरत होती है डायरेक्टर्स की। तो क्या कंपनी ने लोन लिया, रिसीव किया लोन, क्या डायरेक्टर्स की अप्रूवल होगी? बिल्कुल, हमने अप्रूवल भी चेक कर लेंगे। ये अमाउंट ठीक है कि नहीं, इसके लिए क्या प्रोसीजर आपके ख्याल में हो सकते हैं? जी, लोन एग्रीमेंट चेक कर लेंगे, बिल्कुल ठीक है। बैंक में देख लेंगे कितने पैसे आए हैं,
अमाउंट वही है जितने का लोन रिकॉर्ड हुआ है। न्यू बोरोइंग्स चेक हो गई। रीपेमेंट को कैसे चेक करेंगे? बैंक स्टेटमेंट से पेमेंट चली गई कि नहीं, और बैंक कंफर्मेशन लेटर से भी। लेकिन मुझे बताइए, जिस पार्टी को हमारे क्लाइंट ने पेमेंट की होगी, क्या उसने कोई रसीद बना के दी होगी कि मबलग 5 लाख रुपए इनसे शुक्रिया के साथ वसूल पाए और लिख दिए ताकि सनद रहे और बवक्ते ज़रूरत काम आवे? भाई ये रसीद लिखे, ये एक्नॉलेजमेंट देख लेंगे कि नहीं? एक ना, अच्छा, इस एक्नॉलेजमेंट में और कंफर्मेशन लेटर जो आइटर सेंड करेगा, दोनों में क्या फर्क है? हाँ, ये डायरेक्ट एविडेंस होगा कंफर्मेशन, जबकि एक्नॉलेजमेंट जो है इनडायरेक्ट एविडेंस होगा। तो बिल्कुल, अच्छा हमें क्या करना चाहिए? एक्नॉलेजमेंट चेक करनी चाहिए कि कंफर्मेशन लेटर सेंड करना चाहिए? भाई दोनों कर दें, क्या मसला है? दोनों कर दें। तो और क्लोजिंग मतलब एक्नॉलेजमेंट चेक कर लेंगे रीपेमेंट की, और क्लोजिंग बैलेंस पे कंफर्मेशन लेटर सेंड कर देंगे, जिससे ये भी कंफर्म हो जाएगा क्लोजिंग बैलेंस। जब कंफर्मेशन लेटर सेंड करेंगे, उस पार्टी से सिर्फ ये नहीं पूछेंगे क्लोजिंग बैलेंस कितना, उसे कहेंगे साल के दौरान में आपने जो रीपेमेंट वगैरह की है वो भी बता दें, तो ड्यूरिंग द ईयर की ट्रांजैक्शन भी कंफर्म हो जाएगी। क्लियर? आखिरी क्वेश्चन मेरा, कंफर्मेशन लेटर जब सेंड करेंगे, ये यहाँ पे आंसर नहीं लिखा हुआ, किताब में नहीं लिखा हुआ, सिर्फ आपका ऑडिट का नॉलेज चेक करना चाह रहा हूँ कि प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्या कहता है आपका। कंफर्मेशन लेटर जब सेंड करेंगे, सिर्फ उन पार्टीज को कंफर्मेशन लेटर सेंड करना चाहिए जिनका क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है, कि जिनका क्लोजिंग बैलेंस नील आ रहा है उनको भी सेंड करना चाहिए? हाँ शाबाश। उनको क्यों सेंड करना चाहिए? भाई हो सकता है कि क्लाइंट ने उसको एंट्री डाल दी हो बिला वजह की, असल में पैसे देने हो, लायबिलिटी कम करने के लिए, ठीक है। इसीलिए हम क्लोजिंग बैलेंसेस नील होने के बावजूद भी बोरिंग्स के केस में, बैंक के केस में कंफर्मेशन लेटर सेंड करते हैं कंप्लीटनेस को इंश्योर करने के लिए। तो ये है हमारे प्रोसीजर। अब जब हम वो प्रोसीजर को रीड करेंगे तो आप देखेंगे सारे प्रोसीजर इन्हीं चीज़ों के गिर्द घूम रहे हैं। हमने क्या किया? स्टेप नंबर 1 क्लाइंट से मूवमेंट ली। स्टेप नंबर 2 क्लोजिंग बैलेंस को फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ एग्री कर लिया। नेक्स्ट बोरिंग्स को चेक कर लिया, अप्रूवल ली गई थी कि नहीं ली गई थी, ठीक है। लोन की टर्म्स एंड कंडीशन पूरी की गई कि नहीं की गई। और रीपेमेंट्स कैश बैंक स्टेटमेंट और कैश बुक से चेक कर ले। एक्नॉलेजमेंट भी चेक कर ली जो रिसीव हुई थी। क्लोजिंग बैलेंस में हमने एडिशनल कंफर्मेशन लेटर भी ऑब्टेन कर लिया। मेन प्रोसीजर यही है। अब देखते हैं वन बाय वन वो क्या कहता है। सबसे पहले कहता है ऑब्टेन लिस्ट ऑफ क्लोजिंग बैलेंस की, और एग्री कर लो। फिर कहता है शेड्यूल ले लो मूवमेंट्स का। असल में जब शेड्यूल ले लें तो लिस्ट ऑटोमेटिकली मिल ही जाती है, लिस्ट क्लोजिंग बैलेंस ही है। लेकिन चूंकि एक अलग पॉइंट लिखा होता है हमारी बुक में, हम इसे अलग पॉइंट बना देते हैं। लिस्ट ले क्लोजिंग बैलेंस की, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से एग्री कर लिया, ओके। शेड्यूल लिया मूवमेंट का ड्यूरिंग द ईयर। इसके बाद क्या करना है? इसमें से देखना है न्यू बोरिंग्स कौन सी हैं। जो न्यू बोरिंग्स होंगी उनमें कैसे वेरीफाई करना है उनको? ऑथोराइजेशन, प्रॉपर ऑथोराइजेशन है कि नहीं बाय डायरेक्टर्स। दूसरी चीज कंप्लायंस विद स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, क्या स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट के साथ कंप्लायंस की गई है कि नहीं। भाई जब बोरिंग लेते हैं, लोन लेते हैं, तो कौन सी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है? जरा अपना लॉ का नॉलेज जो है उसमें से उसको खंगालिए और बताइए कि क्या ऐसी लीगल रिक्वायरमेंट है कि जब लोन लिया जाए पूरी करनी पड़ती है। हाँ शाबाश, वो सिक्योरिटी रजिस्टर करो, जो लोन रजिस्टर करवाना पड़ता है, वरना आपने लॉ में पढ़ा होगा कि वो वाइड होता है अगेंस्ट क्रेडिटर। इसीलिए हमने देखना है ऑथोराइजेशन डायरेक्टर्स की ली कि नहीं न्यू बोरिंग के केस में, प्लस स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट को कंप्लाई किया गया कि नहीं। क्लियर हो गया? ये तो हो गया हमारा बोरिंग, स्पेशली बोरिंग के केस में। फिर रीपेमेंट, जो लोन रीपे कर दिया गया है, क्या देखें पेमेंट कैश बुक या बैंक स्टेटमेंट से पेमेंट निकल गई कि नहीं निकल गई। और दूसरा एक्नॉलेजमेंट, कि लेंडर ने हमें एक्नॉलेजमेंट दे दी कि हाँ मैंने ये पैसे वसूल पाए हैं, कंफर्मेशन दे दी। हाँ क्लाइंट को ये ऑडिटर को नहीं एक्नॉलेजमेंट दे रहा, लेंडर जो है बैंक वाला जो है ये क्लाइंट को हमारे दे रहा है कि मैंने ये पैसे आपसे वसूल पाए। ये हम इसको देख लेंगे, हमारी तसल्ली हो जाएगी कि अच्छा पैसे निकले हैं ना, तो ये बैंक के पास ही गए हैं जिससे बोरिंग ली थी, किसी और बंदे के पास नहीं गए।
फिर कह रहा है इंक्वायर एंड टेस्ट कंप्लायंस विद कोविनेंट। कोविनेंट क्या है? लोन की कंडीशन, लोन एग्रीमेंट में जो कंडीशंस होती हैं। क्या हमें सिर्फ अमाउंट्स को चेक करना चाहिए या कि उस लोन की जो टर्म्स एंड कंडीशन है उनकी कंप्लायंस भी देखनी चाहिए? मेरा तो ये ख्याल है हमें सिर्फ अमाउंट को देखना चाहिए। इंटरेस्ट रेट को देख लें, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन उसके मुताबिक सही है कि नहीं, और लोन की अमाउंट देख लें पूरी रिकॉर्ड हुई है कि नहीं। कंडीशंस को मेरा नहीं ख्याल हमें देखना चाहिए। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि क्लाइंट ने जो बैंक से लोन लिया, लोन एग्रीमेंट की जिन शराइत पे दिया गया वो लंबी चौड़ी 2-3 सफ़ों की कंडीशंस हैं, वो हम एज ऑडिटर पढ़ेंगे सारी? क्यों पढ़ेंगे? अगर ब्रीच हो गई कंडीशन तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इफेक्ट आ सकता है। भाई क्या इफेक्ट आ सकता है? हाँ शाबाश, वो लोन सारे का सारा नॉन करंट से करंट हो सकता है, उसकी क्लासिफिकेशन सारी की सारी चेंज हो जाएगी। ब्रीच ऑफ कंडीशन का हो सकता है डिस्क्लोजर देना पड़े हमें। तो इससे हमने क्या एग्री किया कि जब कभी क्लाइंट ने बैंक से लोन लिया होगा हमने उसकी सारी टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ना है, और सिर्फ पढ़ना नहीं ये भी देखना है उनको वायलेशन तो नहीं की गई। अगर उनको ब्रीच किया गया तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे सिग्निफिकेंट इंपैक्ट हो सकता है उनका। तो कह रहा भाई ये जो कंडीशंस है ना कोवेनेंट्स, एक क्लाइंट से इंक्वायरी भी करो और फिर खुद भी चेक करो, टेस्ट करो। सिर्फ इंक्वायरी पे ना खत्म कर दो बात। क्या चेक करो कि कंडीशंस पूरी हुई कि नहीं हुई। अब आई कैब आपसे केस स्टडी में पूछ लेगा, आपके क्लाइंट ने बैंक से लोन लिया, उसमें कुछ कंडीशंस थी, उसने वायलेशन कर दिया, बताइए क्या करेंगे आप? क्या सब्सिडी पर से परफॉर्म करेंगे? हम देखेंगे कि लोन एग्रीमेंट में क्या लिखा हुआ था, वायलेशन होगी तो क्या इमीडिएटली पेबल है? नॉर्मली इमीडिएटली पेबल होता है। तो हम देखेंगे क्लाइंट ने उसकी क्लासिफिकेशन चेंज कर दिया कि नहीं। अगर नहीं की तो फिर ये मिस स्टेटमेंट होगी, ठीक है। उसके बाद उसको आगे लेके चलेंगे। हाँ क्लाइंट कहेगा नहीं सर हमें पूरी उम्मीद है कि बैंक अप्रूवल दे देगा कि आपको माफ किया, वायलेशन आइंदा से ना करना, तो क्या हम उससे नॉन करंट में रख लें? हम कहेंगे भाई आप बैंक की ज़बानी कलामी बात पे एतबार नहीं करेंगे, रिटर्न फॉर्म में जो हमारे पास एग्रीमेंट है उस पर एतबार करेंगे। रिटर्न फॉर्म में हमें ला के दे दें कोई चीज़ जिसमें बैंक ने आपको माफ़ी दे दी हो, फिर नॉन करंट में ले जाएं, वरना नहीं। अब क्लाइंट रिटर्न फॉर्म में भी ले आएगा, लेकिन कब? ईयर एंड के बाद। वो लेटर कब? अब ईयर एंड के बाद अगर बैंक की मीटिंग हुई डायरेक्टर्स की, उन्होंने फैसला किया इसको माफ़ कर दें, अभी लोन वापस नहीं लेते, क्या वो नॉन करंट में चला जाएगा? ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट होता है, बताया था ना आपको, ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। वो कह रहे नहीं बताया था, तो अभी बता रहा हूं ना, सुन लीजिए। बात शायद लंबी चौड़ी हो गई, समरी सुन लें। अगर हमारे क्लाइंट ने लोन लिया हो, हमने देखना है कि उसकी कंडीशंस पूरी हो रही हैं कि नहीं। कंडीशंस वायलेट हुई तो जो लोन होगा उसको नॉन करंट से करंट में क्लासीफाई कर देना। अगर तो बैंक ने ईयर एंड से पहले उसकी अप्रूवल दे दी, बैंक ने ईयर एंड से पहले अप्रूवल दे दी कि सर हम आपसे लोन नहीं मांगेंगे, तो फिर इसको नॉन करंट में ले जाएं। वरना अगर ईयर एंड पे अप्रूवल नहीं है बैंक की तरफ से, तो बाय एग्रीमेंट असूली तौर पे इसे करंट लायबिलिटीज में शो होना चाहिए। ये डेट कॉवेनेंट्स वाली बात समझ आ गई? चलिए, ये लिखने में शायद छोटी सी बात है, एक लाइन है, लेकिन इसमें केस स्टडी टेस्ट हो सकती है। डेट कॉवेनेंट वाला पॉइंट एग्जामिनर का फेवरेट है। चेक इंटरेस्ट कैलकुलेशन, देखो इंटरेस्ट सही है कि नहीं। अब इंटरेस्ट की कैलकुलेशन वहां पे है, बताइए अभी आपको लिंक करवा दूं इंटरेस्ट कैलकुलेशन के साथ कि ये खत्म करवाने के बाद? अभी करवा दे। कि कैलकुलेशन कैसे चेक करेंगे? कैलकुलेशन कैसे चेक करेंगे? कहता है लोन एग्री। अच्छा आप नोट कीजिए, लोन के एरिया में कह रहे हैं इंटरेस्ट को देखो, इंटरेस्ट के एरिया में कह रहा है लोन को देखो, क्योंकि इंटरलिंक रिलेट करते हैं एक दूसरे से, रिलेट विद अदर एरियाज। तो जो एरिया एक दूसरे से रिलेट करता है मिलेगा। फिक्स एसेट में देखेंगे डेप्रिसिएशन सही है कि नहीं, डेप्रिसिएशन में देखेंगे फिक्स एसेट के मुताबिक सही रेट लगा कि नहीं। तो ये कोई अनयूजुअल बात नहीं है। प्रोविजन फॉर बैड डेट बिल्कुल वो डेटर से रिलेट करना पड़ता है। तो लोन, अच्छा लोन एग्रीमेंट किस लिए देख रहे हैं?
इंटरेस्ट रेट देखने के लिए, ठीक है, कि इंटरेस्ट रेट क्या है। एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करें। एनालिटिकल प्रोसीजर क्या होगा? इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय रेट पीरियड। सिंपल कैलकुलेशन है, कोई मुश्किल नहीं है। ये आप अकाउंटिंग के हर क्वेश्चन में करते होंगे तकरीबन। इससे हमें वेरीफाई हो जाएगा। फिर पेमेंट्स को कंफर्म करना है, ठीक है। पेमेंट्स इस शेड्यूल से नहीं करना। अब और कोई नहीं बोलेगा। पेमेंट को इस शेड्यूल से कंफर्म, उधर नहीं लिखा हुआ मेरे भाई, जो आप बोल बैठे ना, उधर नहीं लिखा हुआ। इस पेमेंट को इस शेड्यूल से कंफर्म नहीं करना, ना ही कभी होगा। क्यों? और कोई नहीं बोलेगा। क्यों? नहीं, ये कैश बेसिस पे आ रही है, एक्रूअल बेसिस पे जी। हाँ जी, ये जो शेड्यूल है ये बोरोइंग का है, इंटरेस्ट का नहीं है। इसमें इंटरेस्ट थोड़ा ही आएगा। इंटरेस्ट की अकाउंटिंग में एंट्री करते हैं, लोन में ऐड करते हैं? आप नहीं करते ना। क्यों नहीं करते? वो लोन अलग है, इंटरेस्ट अलग है, वो नॉन करंट लायबिलिटी है, ये करंट है। कौन सा लोन अमोर्टाइजेशन शेड्यूल? लीज में नहीं, लीज नहीं पढ़ा रहा। नहीं, वो भाई ये लोन, ये है लोन भैया। लोन अलग चीज है, इंटरेस्ट अलग चीज है। ये समझ आ रही है ना बात आपको? इनको मिक्स नहीं करना। ये भी समझ आ रही है ना? बस यही समझाना था, ठीक है। इंटरेस्ट है, लोन है। तो भाई इंटरेस्ट की पेमेंट वसूल पाया ताकि सनद रहे, काम आवे, ठीक है। बोले चेक इंटरेस्ट, भाई इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हो गई। सेंड कंफर्मेशन लेटर। किसको कंफर्मेशन लेटर सेंड करना है? बोरिंग, जिनसे बोरिंग किया, लेंडर्स को, और नॉर्मली बैंक ही होते हैं वो। कंफर्मेशन लेटर उनको सेंड करेंगे जिनका बैलेंस ज्यादा आ रहा है लोन का, बोरिंग का। सबको करेंगे। जिनका बैलेंस कम आ रहा है उनको भी करेंगे। एग्जैक्टली यही फर्क है डेटर और क्रेडिटर की कंफर्मेशन लेटर सेंड करने में। कंफर्मेशन लेटर डेटर्स को भी सेंड किया जाता है, क्रेडिटर को भी सेंड किया जाता है। डेटर्स में हमारी कोशिश होती है कि जिनका बैलेंस ज्यादा है ना उनको सेंड करें, और क्रेडिटर्स के केस में कोशिश होती है जिनका बैलेंस कम है, बड़े क्रेडिटर्स है लेकिन बैलेंस कम आ रहा है या जीरो आ रहा है, उनको भी सेलेक्ट करें, खास तौर पे कंफर्मेशन लेटर सेंड करें। क्यों? कंप्लीटनेस के लिए। डेटर्स में रिस्क होता है ओवर स्टेटमेंट का, क्रेडिटर अंडर स्टेटमेंट का है। करते सैंपल बेस पे ये दोनों का, लेकिन थोड़ा सा अप्रोच का फर्क होता है। डेटर के केस में हमारा फोकस होता है हाई आइटम्स, और क्रेडिटर्स के केस में फोकस होता है लोअर। हाँ, कुछ क्रेडिटर्स के केस में कुछ हाई आइटम्स को भी सेंड कर सकते हैं, लेकिन फोकस हमारा किन पे होता है? आइटम। उसी तरह वो कह रहा है कि यहाँ पे जब कंफर्मेशन लेटर सेंड करें तो लो आइटम्स वाले जो हैं, यानी कम या जो जीरो बैलेंस आ रहा है, उनको इग्नोर नहीं करना हमने। नॉर्मली स्टूडेंट को ये बात समझ नहीं आती कि सर जीरो बैलेंस वाले को क्यों सेंड कर रहे हैं। भाई हो सकता है क्लाइंट ने बिला वजह पेमेंट की नहीं है, जीरो शो करवा दिया हो। अब अगर हम उसको कंफर्मेशन लेटर सेंड ही नहीं करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा बैलेंस है कि नहीं है? क्लासिफिकेशन डिस्क्लोजर। क्लासिफिकेशन किस चीज की चेक करेंगे? करंट और नॉन करंट की। डिस्क्लोजर में क्या चेक करेंगे? हाँ, अकाउंटिंग में पढ़ा क्या क्या ये मेरे भाई, आप बताइए। लोन से रिलेटेड क्या डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स होती हैं बोरिंग से रिलेटेड अकाउंटिंग में? भाई अकाउंटिंग में फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिखाई जाती है बनानी, डिस्क्लोजर बनाने सिखाए जाते हैं कि नहीं सिखाते? डायरेक्टर्स को लोन दिया उसके लिए डिस्क्लोजर है। हाँ, अगर रिलेटेड पार्टी नहीं है फिर कोई डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है? हाँ, तो वो बताए ना, वही तो पूछ रहा हूँ। प्लेज करवाया, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, रीपेमेंट क्या है, क्वार्टरली पे करेंगे, हाफ ईयरली करेंगे, मंथली? हाँ जी बिल्कुल, ये सारी चीजें। तो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट यहाँ पे भी वैलिड है। क्लासिफिकेशन भी देखेंगे, डिस्क्लोजर भी देखेंगे जी। तो ये था हमारा नॉन करंट लायबिलिटीज और इंटरेस्ट एक्सपेंस। क्लियर हो गए ये एरिया? चलिए अब हमारा जो चैप्टर 12 में हमने कंसेप्ट डिस्कस करने थे वो तो कंप्लीट हो गए। अब लेकिन 5 मिनट की ब्रेक करते हैं,
मीनवाइल आपको टेस्ट डिस्ट्रीब्यूट, भैया बाहर नहीं जाना, बाहर गए 5 मिनट की ब्रेक 15 मिनट की हो जाएगी। तो मीनवाइल आपको टेस्ट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हम, ठीक है। ये टेस्ट की एक दफ़ा रीडिंग कर लीजिए, 5 मिनट के बाद फिर हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा। जी, क्लास में कोई ऐसा स्टूडेंट जिसके पास टेस्ट 7 ना हो इस वक्त उसके सामने? सबके सामने है। चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। क्वेश्चन निस्बतन हमारा ये छोटा टेस्ट था। क्वेश्चन 1 कह रहा है व्हेन शुड द फॉलोइंग इन्वेंटरी काउंटिंग टास्क टेक प्लेस, बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर द इन्वेंटरी काउंट। इंसर्ट अल्फाबेट ओनली यूजिंग फॉर्मेट गिवन बिलो। कह रहा है सिर्फ आपने अल्फाबेट यूज करने हैं, पूरी लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना बता दीजिए कौन सा बिफोर होगा, कौन सा ड्यूरिंग, कौन सा आफ्टर। अच्छा, इसमें 2-3 टास्क ऐसे हैं जो कि जजमेंटल हैं, उनमें हो सकता है हमारा डिफरेंस हो, ठीक है। लेकिन तकरीबन आपका अगर 5 या उससे ज़्यादा ऑप्शंस ठीक होती हैं, इसका मतलब है कि आप इस कंसेप्ट को समझ गए हैं। ये आपको याद है क्वेश्चन किस कंसेप्ट में बना है? इन्वेंटरी के सब्सटेंटिव प्रोसीजर में हमने पढ़ा था स्टॉक काउंट की कुछ एक्टिविटीज़ पहले होती हैं, कुछ ड्यूरिंग और कुछ आफ्टर। जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ए, ऑब्जर्व वेदर क्लाइंट स्टाफ आर फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस। ड्यूरिंग, करेक्ट। बी, रिव्यू प्रीवियस ईयर्स इन्वेंटरी काउंट अरेंजमेंट्स। पिछले साल के इन्वेंटरी काउंट अरेंजमेंट्स किस लिए देख रहे हैं? अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो ये बिफोर होगा, बिल्कुल ठीक है। हम देख रहे होते हैं पिछले सालों में अरेंजमेंट किस तरीके से की गई, इंतजामात क्या थे, किस टीम को, किन लोगों को हमारे साथ भिजवाया गया। असेस सी, असेस मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉर इन्वेंटरीज। कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है बिफोर, कितनों का ख्याल है आफ्टर? जी, बिफोर वाले में से कोई ओपिनियन देना चाहे, जी बताइए। कि हमने पहले प्लानिंग में ये देखा होगा कि क्या वैल्यू जो कॉस्टिंग मेथड है वो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के मुताबिक है कि नहीं, जो कि यानी IFRS के मुताबिक वेटेड एवरेज और FIFO में से कोई है कि नहीं। जी, कंसिस्टेंसी के लिए पहले देखा होगा, ठीक है। और आपका क्या ओपिनियन? हाँ, इसमें इनका पॉइंट ऑफ व्यू है, ज़्यादातर का पॉइंट ऑफ व्यू है कि पहले देखेंगे बिफोर। बिफोर ऑप्शन भी ठीक है, आफ्टर को भी करेक्ट मानेंगे हम। मतलब आपने जिन लोगों ने अटेम्प्ट किया, अगर आफ्टर की अटेम्प्ट की है वो भी करेक्ट मांगे। ड्यूरिंग वाले गलत होंगे। हाँ, ड्यूरिंग थोड़ी है, ड्यूरिंग तो हम उसकी कंडीशन देखते हैं ना, कास्ट थोड़ी देखते हैं। आफ्टर वाले इस वजह से करेक्ट मान रहे हैं क्योंकि नॉर्मली जो बैलेंस की वेरिफिकेशन होती है, कॉस्टिंग वगैरह होती है, ये हमने फाइनल ऑडिट में चेक कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसलिए बिफोर और आफ्टर सी में दोनों करेक्ट समझे जाएंगे। रीजन समझ आ गई आपको क्यों? डी, ट्रेस काउंटेड आइटम्स, ट्रेस काउंटेड आइटम्स टू फाइनल इन्वेंटरी शीट। कि हमें जो फाइनल इन्वेंटरी शीट जिसकी बेस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फिगर ऐड की जा रही है वो दी, और हम देख रहे हैं कि हमने जो काउंट किए थे वो फाइनल इन्वेंटरी शीट में आइटम्स आ रही है कि नहीं। हमने जो ऑब्सोल्यूट स्टॉक आइडेंटिफाई किया था फाइनल शीट में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये डी वाला कौन सा होगा? आफ्टर का। क्लियर? ई, रिव्यू रिप्लाईज फ्रॉम थर्ड पार्टीज अबाउट इन्वेंटरी हेल्ड फॉर देम। कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है बिफोर? कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है ड्यूरिंग? कितनों का ख्याल है आफ्टर? अच्छा, यहाँ पे आपने शायद गौर से पढ़ा नहीं। वो ये नहीं कह रहा कि एम्प्लॉयज जो थर्ड पार्टी की, जो इन्वेंटरी थर्ड पार्टी की है उसको अलग से आइडेंटिफाई करो, ये नहीं कह रहा। अगर ये कह रहा होता ना कि उस इन्वेंटरी को अलग करो
तो फिर तो 100% ड्यूरिंग वाला पॉइंट आता। वो क्या कह रहा है कि क्लाइंट की इन्वेंट्री में कुछ थर्ड पार्टी की इन्वेंट्री थी, हमने थर्ड पार्टी को लेटर सेंड करके पूछा भैया आपकी कोई इन्वेंट्री है कि नहीं। अब मुझे ये बताइए क्या ये बिफोर इन्वेंट्री काउंट करेंगे, क्या ड्यूरिंग इन्वेंट्री काउंट? अच्छा, ड्यूरिंग इन्वेंट्री काउंट फर्ज किया आपने, ये ड्यूरिंग इन्वेंट्री काउंट लेटर सेंड किया, क्या उसी वक्त रिप्लाई आ जाएगा? ये रिप्लाई तो बाद में आएगा। तो ये प्रोसीजर जो है ये आफ्टर का है। अगर हमारी इन्वेंट्री क्लाइंट के पास, क्लाइंट के इन्वेंट्री थर्ड पार्टी के पास है, या क्लाइंट के पास थर्ड पार्टी की इन्वेंट्री है, ये स्टॉक काउंट के दौरान हम आइडेंटिफाई तो कर लेंगे, आइडेंटिफाई तो कर लेंगे, लेकिन जब थर्ड पार्टी के साथ इस चीज की कंफर्मेशन करनी है ये हमेशा बाद में होगी। ये बाद में, ये उसी वक्त थोड़ी वो रिप्लाई दे सकते हैं हमें। Conclude on whether as to whether inventory count has been properly carried out. Inventory count has been carried out. अच्छा, आफ्टर से आपकी मुराद क्या है? क्या उसी दिन या अगले दिन? उसी दिन एंड पे ये इन्वेंट्री ड्यूरिंग इन्वेंट्री काउंट ही समझा जाता है। हम घर जाने से पहले तसल्ली करके जाएंगे कि इन्वेंट्री काउंट प्रॉपर हुई है कि नहीं। यहाँ पे ड्यूरिंग, बिफोर, ड्यूरिंग या आफ्टर द ईयर एंड का मतलब ये नहीं है कि बिफोर इन्वेंट्री काउंट का मतलब है सुबह 9 बजे से पहले, और ड्यूरिंग इन्वेंट्री काउंट का मतलब है 9 से लेके 5 बजे तक, और आफ्टर इन्वेंट्री काउंट का मतलब है 5 बजे के बाद। यहाँ पे ये मतलब नहीं है बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर का। यहाँ पे 31 दिसंबर को जो कुछ भी करेंगे वो ड्यूरिंग इन्वेंट्री काउंट है। 31 दिसंबर से पहले किया बिफोर, और 31 दिसंबर के बाद जो कुछ करेंगे वो आफ्टर है। यानी स्टॉक काउंट में जो भी एक्टिविटीज हो रही होंगी वो ड्यूरिंग वाली कहलाएंगे। तो ये कंक्लूड एज टू वेदर इन्वेंट्री काउंट हैज बीन प्रॉपर्ली कैरीड आउट, ये एक तरह से स्टॉक काउंट करने के बाद का डिसीजन है, लेकिन चूंकि उसी दिन करके जाते हैं हम जिस दिन स्टॉक काउंट कर रहे होते हैं, ये ड्यूरिंग इन्वेंट्री काउंट है जी। भाई कोई बात, भैया एग्जाम का असल जो उसका मकसद होता है वो उसी वक्त पूरा होता है जब क्वेश्चन अनसीन हो। अगर वही मैं आपसे जो आपको क्लास में पढ़ाई है वही 5-7 इकट्ठी करके मिक्स करके आपसे पूछ लेता, आपकी लर्निंग थोड़ी होती। वो आपकी मेमोरी टेस्ट होगा, वो आपका थिंकिंग प्रोसेस टेस्ट थोड़ी होगा जी। इन्वेंट्री काउंट क्लाइंट का देखना कि अपना दे। भाई अपनी कौन सी इन्वेंट्री हो? ऑडिट फर्म की कोई इन्वेंट्री नहीं होती। अच्छा, एक क्लाइंट भी इन्वेंट्री काउंट कर रहा होता है और एक ऑडिटर भी कर रहा होता है जी बिल्कुल, लेकिन वो हमसे पूछ रहा है कि बताओ ये क्लाइंट का ही चाहे कर लें, क्लाइंट ने भी तो ये सारी चीजें इंश्योर करनी है, हमने भी इंश्योर करनी है। फर्क सिर्फ ये होता है कि क्लाइंट 100% काम कर रहा होता है, हम सैम्पल बेस पे काम कर रहे होते हैं। प्रोसीजर तो सारे वही होंगे, और वही प्रोसीजर बिफोर भी होंगे, वही ड्यूरिंग, वही आफ्टर भी, इससे फर्क नहीं पड़ता। गेन एन ओवरऑल इंप्रेशन ऑफ लेवल्स एंड वैल्यूज ऑफ इन्वेंट्री। ओवरऑल इंप्रेशन का मतलब ये है कि ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं हम कि इन्वेंट्री का लेवल क्या है और वैल्यूज क्या है। जी बताइए, कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है कि ये बिफोर अंडरस्टैंडिंग हम क्या ऑब्टेन कर रहे हैं कि क्लाइंट का ये लेवल ऑफ इन्वेंट्री, कितनी इन्वेंट्री है और इसकी वैल्यू कितनी है, किस जगह पे पड़ी हुई है। कितने स्टूडेंट का ख्याल है ड्यूरिंग, कितनों का ख्याल है आफ्टर? ये बिफोर होगा क्योंकि हम पहले, अच्छा ये शायद सोल्यूशन में कोई 1-2 इनकंसिस्टेंसी होंगी इसके सोल्यूशन में, आप अकॉर्डिंगली जैसे मैं आपको बता रहा हूं ना इसके मुताबिक सोल्यूशन को करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि हम स्टॉक काउंट पे जाने से पहले देखते हैं कि कितनी लोकेशन है, किस जगह पे कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, उसके हिसाब से सिलेक्शन करते हैं कितनी विजिट को हमने विजिट करना, लोकेशन को विजिट करना है और किस किस लोकेशन को देखना है। जी बिल्कुल। कंसीडर द नीड फॉर एक्सपर्ट हेल्प, इज डेफिनेटली बिफोर। क्वेश्चन 1 क्लियर है?
Question 2. List the auditing procedure that an auditor should employ to determine whether slow moving or obsolete items are included in inventory. Slow moving या obsolete items को कैसे आइडेंटिफाई, आज किसी से पूछा नहीं, वर्बल टेस्ट नहीं हुआ आज। ये मेरे भाई जो उसको कुछ समझा रहे हैं और भाई हंस हंस के समझ रहे हैं, जिससे मुझे अंदाजा हो गया कम से कम ऑडिट तो नहीं होगा। अच्छा जी मेरे भाई, आप बताइए इस सवाल का जवाब जो मैंने पूछा है, आप जवाब छोड़ दें, आप यही बता दें सवाल कौन सा पूछा है। भाई क्वेश्चन नंबर 2। हाँ जी, ग्रॉस प्रॉफिट में से सेल्स वगैरह चेक करेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट में से सेल्स वगैरह चेक करेंगे। ये सारी बातें छोड़े, ये वगैरह क्या है जिसको चेक करना है? यार अकाउंटेंट बनने चाह रहे हैं, ये इस तरह की बातें ना किया करें। क्या ताल्लुक है सेल्स का ग्रॉस प्रॉफिट का इन्वेंटरी ऑब्सोलीट होने से? सेल्स डिक्रीज हो रही है ना, तो ग्रॉस प्रॉफिट की तरफ ना लेके जाएं। हाँ देखेंगे सेल्स डिक्रीज हो रही है, इन्वेंटरी इंक्रीज हो रही है, वो ऑब्सोलीट आइटम्स की इंडिकेशन होती है। और कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऑब्सोलीट आइटम्स? जी ए जी, इन्वेंट्री अगर उनके पास ज्यादा देर पड़ी रहे, ये इतनी लंबी चौड़ी लाइन लिखेंगे फिर भी आपका मुद्दा पूरा बयान नहीं हो सकेगा। इसके बजाय सिर्फ इतना ये क्यों नहीं कह सकते इंस्पेक्ट एजिंग रिपोर्ट ऑफ इन्वेंट्री? भाई आप रहने दें, आप बताइए और क्या करेंगे जी? फिजिकल वेरिफिकेशन के दौरान कंडीशन ऑफ इन्वेंट्री चेक करेंगे। अगर इन्वेंट्री स्पेशल नेचर की, एक्सपोर्ट को भी साथ मिला लेंगे। ईयर एंड के बाद किस प्राइस पे सेल हुई। अच्छा सब्सिक्वेंट नहीं बताते, और आई क्या वही पूछ रहा होता है। ईयर एंड के बाद डिफेक्टिव इन्वेंट्री रिटर्न हुई, वो इंडिकेशन है कि नहीं ऑब्सोलीट इन्वेंट्री की? क्या बता भाई। क्वेश्चन 2 क्लियर है? 3 भी आइए, 3 पढ़िए जरा। अच्छा ये केस स्टडी स्टाइल में पूछा उसने। 3 और 5, 2 और 4 सीधा रटे वाला स्टाइल है उसका, 3 और 5 केस स्टडी वाला स्टाइल है। केस स्टडी वाले स्टाइल में हमने ये अंदाजा लगाना होता है किस एरिया में से पूछ रहा है और स्पेसिफिकली कौन सा पोर्शन पूछ रहा है। केस स्टडी स्टाइल में जब सब्सटेंटिव प्रोसीजर में से क्वेश्चन पूछे, हमने क्या देखना होता है, क्या किस नतीजे पे पहुंचना होता है, किस एरिया में। पूछ वही प्रोसीजर है तकरीबन जो हमने याद किए होते हैं। इक्का दुक्का सिचुएशन के लिहाज से हम अपने माइंड से सोच लेते हैं 1-2 प्रोसीजर, वरना तो हमने ये डिसाइड करना होता है किस एरिया में से पूछ रहा है और कौन सा स्पेसिफिक पोर्शन पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए, जिससे पूछूंगा वो बताएगा। जी भाई रीडिंग हो गई? yes, sir. जी मेरे भैया आप बता दीजिए कौन सा एरिया है? फिक्स एसेट, शाबाश। टेंजिबल नॉन करंट एसेट, उसमें स्पेसिफिकली कौन सा पोर्शन पूछ? रिवैल्यूएशन, शाबाश। कई दफा डिस्कस हुआ है रिवैल्यूएशन। जी आप बताइए रिवैल्यूएशन, आप बताइए रिवैल्यूएशन के प्रोसीजर। इंटायर क्लास को रिवैल्यू किया गया कि नहीं? शाबाश। आगे सरप्लस ऑन रिवैल्यूएशन को रिकैलकुलेट करके देखेंगे सही हुआ कि नहीं। जो मेथड है वो कंसिस्टेंट है कि नहीं। रिवैल्यूएशन अप टू डेट है कि नहीं। और क्या देखेंगे? एक्सपर्ट की रिपोर्ट के साथ मैच करेंगे, वैल्यूएशन रिपोर्ट की बेस पे है कि नहीं।
फिजिकल कंडीशन भी देख लेंगे, प्रॉपर्टी, बिल्कुल ठीक। डिस्क्लोजर्स, ये भाई मुझे बताएंगे ये रीवैल्यूएशन से रिलेटेड क्या डिस्क्लोजर्स होते हैं? नाम लिखना है उसका, पता, फोन नंबर, रीवैल्यूएशन करवा रहे हो के नहीं पता? फोन नंबर से कोई फोन नंबर चले ले ले, बात करनी पड़ सकती है। अच्छा पता, बिजनेस एड्रेस कह रहे हैं, अच्छा अच्छा ठीक है, वो भी नहीं आता फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में वैसे। क्वेश्चन 4, जी जी, हाँ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी लिखी हुई है कोई अकाउंटिंग का एक्सपर्ट? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लगेगा, ये कहाँ पे लिखा हुआ है? हाँ तो लिखा है टू अर्न रेंटल इनकम, एक्वायर्ड टू अर्न रेंटल इनकम। साहब अब भैया ट्रीटमेंट बताओ ना पहले। ऐसे ना करें यार, जिस तरीके से सवाल के जवाब बताने के पैसे ले रहे हो ना, मुझे लग रहा है बड़े होके उस्ताद ही बनोगे। पहले मुझे ट्रीटमेंट बताओ, और अगर गलत बताया ना 50 रुपए नहीं मिलेंगे भैया, चेक कीजिएगा और कोशिश करनी है कि ना कोई गलती निकाल दे इसकी। जी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, उसको दोबारा कॉस्ट मॉडल पे लेके नहीं जाना। अच्छा और तो सरप्लस किधर जाएगा ये तो बताओ? ये गलत बता रहे हैं। अच्छा जिसने इनको गलत साबित कर दिया 50 रुपए उसको दिए जाएंगे। एक मिनट है अब भाई, ठहर जाना, रिक्वायरमेंट ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस, नहीं ठहर जाए, आपने कहा, एक मिनट है, आपने कहा है रीवैल्यूएशन सरप्लस जाएगा अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में से, वो कह रहे हैं नहीं ये प्रॉफिट एंड लॉस में से जाएगा, तो कौन सही कह रहा है? एक मिनट है, लॉस प्रॉफिट एंड लॉस के थ्रू जाएगा और सरप्लस हुआ तो सरप्लस अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जाएगा। भाई एक मिनट ठहरे, अबे एक मिनट ठहर जाए। क्लास में है कोई स्टूडेंट जो इस बात का फैसला कर सके सही ट्रीटमेंट क्या है? नहीं ये दोनों पार्टीज हैं, किसी एक को मिले। जी जी क्या कि अगर, एक मिनट है, कि अगर सरप्लस है तो सरप्लस को, सरप्लस आया है भाई, सारे ना बोले, 1 मिनट के अंदर इसका फैसला करना है, सारे ना बोलिए, उनका पहले पॉइंट ऑफ व्यू तो समझ लेने दीजिए। अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में नहीं, सरप्लस अदर इनकम में जाएगा, और अगर लॉस है तो यानी दोनों सूरतों में एक ही जगह पे जाएगा, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में नहीं आएगा, चाहे सरप्लस है चाहे लॉस है। अच्छा इस बात का फैसला कर लेते हैं कल। नहीं हाँ मैं सर अदनान से कंफर्म करता हूं, ठीक है, अगर उन्होंने कहा कि सरप्लस या लॉस जो है वो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के थ्रू जाता है, इनाम आपका, अगर उन्होंने कहा नहीं अदर इनकम के थ्रू जाता है, इनाम इनका। नहीं अब बस ये डिस्कशन कंक्लूड, खुदा का खौफ कर रहा है। अच्छा क्वेश्चन नंबर, अब हाँ अब अच्छा सही कह रहे हैं। चलिए क्वेश्चन 4 पे आते हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मैंने आपके अकाउंटिंग टीचर पे छोड़ा भाई, ठीक है, किसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है? क्वेश्चन 4, स्टेट ब्रीफली हाउ वुड यू परफॉर्म द फॉलोइंग ऑडिट टेस्ट? परचेज कट ऑफ टेस्ट। हाँ जी, हैं क्या करना है, तो कैसे करना बताइए? हाँ जी, लास्ट जीआरएन को सिलेक्ट करना है तो हो गया। नहीं उसके बाद सिलेक्शन भी करनी है,
कुछ दाएं वाली आइटम सेलेक्ट करेंगे, कुछ बाएं वाली, और देखेंगे जो जिधर की है उधर ही रिकॉर्ड हुई है कि नहीं। एक है कट ऑफ टेस्ट होता क्या है, ये कंसेप्ट डिफरेंट है। एक है कट ऑफ टेस्ट परफॉर्म कैसे करेंगे, ये डिफरेंट है। परफॉर्म करने में आपने लिखना है लास्ट GRN और फिर दाएं बाएं की आइटम्स। कट ऑफ टेस्ट होता क्या है, इसमें सिर्फ इतना लिखेंगे कि वो एप्रोप्रिएट पीरियड में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होनी चाहिए। जी, टू असेसिंग द रीजनेबिलिटी ऑफ बैलेंस ड्यू फ्रॉम ट्रेड डेटर्स। क्या जनरल प्रोसीजर पूछ रहा है कि वैल्यूएशन ऑफ डेटर के, किधर लिखा है वैल्यूएशन ऑफ डेटर? ड्यू फ्रॉम का मतलब जो उसे पैसे लेने हैं वो क्लोजिंग बैलेंस ही है, ये जर्नल है। वैल्यूएशन के नहीं, ये तो जर्नल। वैसे चूंकि जो वैल्यूएशन ऑफ डेटर भी जर्नल मतलब ओवरऑल डेटर्स के सब्सटेंटिव प्रोसीजर का हिस्सा है, वो लिख दिए तो वो भी ठीक मान लेंगे हम, लेकिन असल में यहाँ पे स्पेसिफिक टू वैल्यूएशन नहीं पूछ रहा। रीजनेबिलिटी का मतलब है कि देखिए बैलेंस रीजनेबल है कि नहीं। ठीक, दोनों किस में आते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं दोनों। अच्छा, दोनों कहाँ पे आएंगे? प्रॉफिट लॉस में। अदर कम्प्रिहेंसिव इनकम में नहीं जाएंगे। शाबाश। ये एक ही नाम उनके लिए जिन्होंने सही काउंटिंग ट्रीटमेंट बताया था, और ये एक ही नाम उनके लिए जिन्होंने रिसर्च की है। ये हमारे रिसर्चर। शाबाश। और ये एप्रिसिएशन के लिए भाई इसमें से 8 रुपए वापस कर देना। जी चलिए वापस। थर्ड, अच्छा थर्ड अहम है कंप्लीटनेस ऑफ सेल्स। कंप्लीटनेस ऑफ सेल्स क्या प्रोसीजर है? कंप्लीटनेस ऑफ सेल्स, सेल्स ऑर्डर से GRN पे तो हम कभी जा ही नहीं सकते। GDP पे, अच्छा GDN पे जाएंगे और GDN से सैंपल सेलेक्ट करके देखेंगे सेल। हाँ बिल्कुल, कंप्लीटनेस के लिए इसी तरह चलते हैं। ठीक है, ये प्रोसीजर भी हो गया। प्लस पिछले साल के साथ कंपेयर ना कर लें, क्या वो कंप्लीटनेस के लिए है रेलिवेंट प्रोसीजर? इस साल की सेल्स को पिछले साल की सेल्स के साथ कंपेयर कर लें। एनालिटिकल प्रोसीजर क्यों नहीं? एनालिटिकल प्रोसीजर नहीं बन रहा ये। अगर इस साल की सेल्स कम है, पिछले साल की नॉर्मल है, तो इस साल एनालिटिकल प्रोसीजर से पता नहीं चल जाएगा कम है? मेरा तो ख्याल है चल जाएगा। भाई पिछले साल सेल्स ज्यादा थी, इस साल सेल्स कम है, कंपेयर करेंगे तो क्या पता नहीं चलेगा पिछले साल की निस्बत इस साल सेल कम है? हो सकता है कि ओमिट की गई हो या कुछ रिकॉर्ड होने से रह गई हो गलती से। तो मुझे तो एनालिटिकल प्रोसीजर भी रेलिवेंट लग रहा है यहाँ। मुझे तो एक और प्रोसीजर भी रेलिवेंट लग रहा है, कट ऑफ का भी कह सकते हैं। डेटर को कंफर्मेशन लेटर सेंड करना, वो भी हाँ, तो मेरा ख्याल है ये भी रेलिवेंट है। 4 वेरीफाइंग स्टॉक्स ओन्ड बाय द कंपनी बट हेल्ड बाय थर्ड पार्टीज। कंफर्मेशन लेटर करेक्ट, और खुद भी जाके फिजिकल वेरिफिकेशन कर सकते हैं 2। तीसरा, कंपोनेंट ऑडिटर को भी कह सकते हैं भाई उधर के, क्या आप चेक करके तो हमें बता दीजिए। तीनों ऑप्शन आपके पास है, कोई सी 2 लिख लें, नंबर पूरे। क्वेश्चन 5 सबसे अच्छा क्वेश्चन इस टेस्ट का। क्वेश्चन 5 रीडिंग कर ली आपने? रीडिंग कर ले इसकी, आपके पास 30 सेकंड है।
जी, रीडिंग कर लिया आपने? चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। सबसे पहले आई कैप ने इस क्वेश्चन में एक टेक्निकल मिस्टेक की, फ्लॉ था इस क्वेश्चन में, डेफिशिएंसी थी। बता सकते हैं क्या? हाँ अच्छा, ये उसने बताया ही नहीं कि हमारा ऑडिट क्लाइंट कौन है, हमने किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बताना है ये। लेकिन क्वेश्चन में हमें पढ़ के अंदाजा हो जाता है कि वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से इंफॉर्मेशन दे रहा है। हाँ जी, वो काबल प्राइवेट लिमिटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंफॉर्मेशन क्वेश्चन को पढ़ के, लेकिन उसे मेंशन करना चाहिए था। तो अब हम सारे इस नतीजे पे तो पहुंच गए कि काबल के पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर करना। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में भी वो जैसे क्वेश्चन नंबर 3 था ना, उसमें 2 रिक्वायरमेंट थी, एक तो था प्रोसीजर, एक था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। यहां पे भी क्वेश्चन नंबर 5 में 2 रिक्वायरमेंट्स है। क्या? प्रोसीजर भी बताने हैं, रिपोर्ट में इफेक्ट भी बताना है, यानी चैप्टर 4 वाली बात भी करनी है, चैप्टर 12 वाली करनी है। इकट्ठा कर देता था, बताया था ना आपको, चैप्टर 12 को 4 के साथ भी इकट्ठा कर देता है, 10 के साथ भी, रिस्क असेसमेंट और किसी और के साथ भी। अब क्वेश्चन को पढ़ के हमने अंदाजा लगाना होता है किस एरिया का और कौन सा पोर्शन पूछ रहा है। बताइए किस एरिया के सब्सटेंटिव पोर्शन? फिक्स एसेट के, इन्वेंट्री के, किसके? प्री एडवांस दिया। क्वेश्चन में है हुआ क्या? काबल ने कंधार को एडवांस दिया, भाई चीजें सप्लाई करो। पैसे लेके कंधार वाले कहते हैं चीजें सप्लाई नहीं कर सकते, आप हमसे पैसे ही ले लीजिएगा, वो भी किस्तों में। मैंने कहा अच्छा ठीक है, लोन लिखत पढ़त कर लेते हैं, एग्रीमेंट हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी तय हो गया। इसके बाद अगर क्वेश्चन सिर्फ यहां तक होता ना, तो हम कहते कि जी ये लोन दिया है, एक तरह से हमारा रिसीवेबल है, इस पे कौन से प्रोसीजर लगेंगे। हमने अलहदा से कोई ऐसा एरिया नहीं पढ़ा कि हमने किसी को लोन दिया हो उसके प्रोसीजर क्या होंगे, लोन लिया हो उसके प्रोसीजर पढ़े हैं, दिया हो प्रोसीजर नहीं पढ़े। लेकिन आप बताइए कॉमन सेंस क्या कहती है, कौन से वाले प्रोसीजर रेलिवेंट हो सकते हैं? रिसीवेबल वाले, क्योंकि लोन रिसीव करने पैसे रेलिवेंट हो सकते हैं। तो एक तो मैं रिसीवेबल के प्रोसीजर और दूसरा उसमें जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट के प्रोसीजर परफॉर्म कर लेता अगर क्वेश्चन सिर्फ यहीं तक होता। लेकिन क्वेश्चन में एक लफ्ज है जो सबसे ज्यादा अहम है, जिसकी वजह से हमारी डायरेक्शन चेंज हो गई। हमें पता चल गया कि वो कौन से प्रोसीजर स्पेसिफिकली पूछ रहा है। ये फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, अंडरलाइन कीजिए। इस तरह के 1-2 क्वेश्चन और भी हैं जिनमें आई कैप के एग्जामिनर कमेंट बहुत इंटरेस्टिंग है। वो कहता है स्टूडेंट ने गोइंग कंसर्न के सारे प्रोसीजर लिख दिए, मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न रिपोर्ट में आएगा ये लिख दिया, ये भूल ही गया कि फाइनेंशियल डिफिकल्टी में हमारा क्लाइंट नहीं है, उसका कस्टमर है, उसका कस्टमर है। इसमें प्रोविजन फॉर बैड डेट के प्रोसीजर लिखने थे, और प्रोविजन रिकॉर्ड ना करें तो रिपोर्ट पे क्या इफेक्ट आ सकता है वो लिखना था। एग्जाम में इसका मतलब हमने ध्यान से देख लेना, जब कभी फाइनेंशियल डिफिकल्टीज की बात करेगा, हमारा क्लाइंट फाइनेंशियल डिफिकल्टीज में है कि आगे उसका कस्टमर सप्लायर है। बात समझ आ गई? अच्छा अब मुझे बताइए, फाइनेंशियल डिफिकल्टी में है हमारे क्लाइंट का कस्टमर, हमारे लिए सबसे बड़ा कंसर्न क्या है? प्रोविजन। कितनी प्रोविजन रिकॉर्ड, कैसे अंदाजा लगाएंगे कि वो पार्टी पैसे दे सकती है या नहीं, या दे सकती है तो कितने पैसे दे सकती है? उनकी आपस में मैनेजमेंट की और क्लाइंट की कॉरेस्पॉन्डेंस चेक कर लेंगे, चलिए करेक्ट मान लिया। और एग्रीमेंट से ये कैसे पता चलेगा कि कितने पैसे दे सकते हैं? एग्रीमेंट से ये तो पता चलेगा 100 मिलियन है जितना भी है। सब्सिक्वेंट कलेक्शन देखेंगे, शाबाश, वो सब्सिक्वेंट कलेक्शन देखेंगे कि क्या वो लोन की टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक पेमेंट कर रहा है कि नहीं। ये भी एक एविडेंस होगा कि जितनी कलेक्शन होगी उसका मतलब है वो गुड है। बाकियों की प्रॉब्लम, लेकिन सारी कलेक्शन तो नहीं होगी ना, बाकी का क्या करेंगे? सप्लायर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखेंगे, शाबाश। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या देखना है भला हम?
उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, क्या एसेट्स और लाइबिलिटी की पोजीशन क्या है उसकी। एसेट्स ज़्यादा है, लाइबिलिटीज़ कम है, तो उसका मतलब रिकवरी हो सकती है। ठीक है, गुड। और जी एजिंग रिपोर्ट इसकी कि ओवर क्या इस लोन के अगेंस्ट में कोई सिक्योरिटी ली गई है कि नहीं, ये देखना चाहिए कि नहीं। भाई एडवांस दिया था सप्लाई के लिए, लेकिन बाद में तो लोन में कन्वर्ट हो गया ना। जिस वक्त लोन की डॉक्यूमेंटेशन हो रही थी तो सिक्योरिटी के तौर पे कुछ लिखवाया होगा कि नहीं, लिखा नहीं हुआ उसने कि लिखवाया है कि नहीं, लेकिन एग्रीमेंट हो सकता है। क्या हमें देखना चाहिए कोई भी रिसीवेबल अगर डाउटफुल है, हमें देखना चाहिए कि नहीं सिक्योर्ड है कि अनसिक्योर्ड। क्योंकि याद रखिए जो सिक्योर्ड रिसीवेबल्स हैं उनमें बैड डेट का रिस्क कम होता है, क्योंकि हमारे पास सिक्योरिटी है, बेच के पैसे रिकवर कर सकते हैं। अनसिक्योर्ड में बैड डेट का रिस्क और परसेंटेज ज़्यादा होती है, इसलिए हमें सिक्योरिटी का पॉइंट भी लिखना चाहिए। चलिए, ये मेरा हाल है, उसने 3-4 पॉइंट हो गए हैं, तकरीबन 3 पॉइंट उसने रिक्वायर किए होंगे 3 नंबर के साथ, बाकी 2 नंबर उसने इम्प्लीकेशन रिपोर्ट के भी दिए होंगे। जी जी, लेकिन एक बार 100 मिलियन छोटी अमाउंट तो नहीं है, और अगर वो मलक रियाज की कंपनी हो, वो कहेगा भाई इसकी बात भी ना करो मेरे से, भाई आपके लिए 40 रुपए भी बड़े हैं, मटेरियल है, मैं कह मेरे अपने लिए मटेरियल है, ठीक है। लेकिन बात यह है कि जो मटीरियलिटी का कंसेप्ट है ना, ये है विद रिस्पेक्ट टू प्रॉफिट ऑफ कंपनी, ये एब्सोल्यूट अमाउंट नहीं होती कोई। तो अगर प्रॉफिट बिलियंस में है तो हो सकता है मिलियंस ही मटीरियल हो। सिर्फ अमाउंट को देख के हम मटीरियल अनसर्टेन के ये डिसाइड नहीं कर सकते मटीरियल पर बेसिक इम्प्लीकेशन ऑन रिपोर्ट पे। हाँ, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों डिसाइड कि अगर क्लाइंट प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं करता, नहीं जाए आप जाए, मैं बाद में बढ़ा लूंगा, जाए जाए। नहीं, उनकी अगली क्लास शुरू होनी होगी ना। आगे चलते हैं। नहीं तो आप क्या कहना चाह रहे हैं, उन्हें लेक्चर की समझ नहीं आ रही थी इसलिए उठ के गई हैं, नहीं वो बोर हो रही थी इसलिए उठ के गई हैं, मुझे भी यही लग रहा है। चलिए, इम्प्लीकेशन ऑन ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट पे क्या इम्प्लीकेशन भाई, अगर प्रोविजन सही अमाउंट से रिकॉर्ड कर ली है अनमोडिफाइड ओपिनियन, और अगर सही अमाउंट से रिकॉर्ड नहीं की मिस स्टेटमेंट है, इफेक्ट मटेरियल है तो क्वालिफाइड, और परवेसिव है तो हाँ डिस्क्लेमर। ये दे एडवर्स भैया, एडवर्स, हाँ एडवर्स। चलिए, आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं। कल